एनवीएन के साथियों, नमस्कार, सलाम। आज आपको एक कमाल की बात सुनाते हैं। पहले तो आपका वेलकम, आपका स्वागत, आपको खुशामदीद। दोस्तों, हमारे देश में एक चीज़ है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन। यूँ तो इलेक्शन कमीशन किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, एक बहुत मुख्य संस्था होती है, एक बहुत ख़ास इदारा होता है। लेकिन हमारा इलेक्शन कमीशन एक अजीबोगरीब चीज़ है। पिछले चंद वर्षों में उसकी चाल कुछ बड़ी लचकदार हो गई। ये इलेक्शन कमीशन जहाँ कहीं भी, जिस स्टेट में भी इलेक्शन होता है, वहाँ अगर ये देखता है कि बीजेपी के लिए सियासी राह कुछ बहुत हमवार नहीं है, कुछ बहुत टेढ़ी मेढ़ी, ऊंची नीची है, वहाँ वो इलेक्शन 7-7 और 8-8 स्टेजेस में करता है। और जहाँ कहीं उसे लगता है कि यहाँ बीजेपी को कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ फिर ना उसे कोरोना का डर होता है, न कोई और अड़चन होती है, न कोई और मुश्किल होती है। 1 या 2 स्टेजेस में मामला आर पार। अब ये देखिए, 5 स्टेट्स में इलेक्शन अनाउंस हुए: पश्चिमी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी। अब इन 5 स्टेट्स में 3 स्टेट्स तो ऐसी हैं कि जहां बीजेपी का कोई स्टेक ही नहीं, यानी तमिलनाडु, केरला और पौंडीचेरी में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। उसके कुछ एलाइज, जैसे तमिलनाडु में AIDMK है, मगर खुद बीजेपी कोई बड़ी ताकत नहीं है, ना कभी रही है। तो वहाँ आप देखिए, इलेक्शन जो है तमिलनाडु में भी, केरला में भी और पौंडीचेरी में भी एक ही दिन में आर पार। 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां बीजेपी का बड़ा स्टेक है। एक पश्चिमी बंगाल सबसे बड़ा और आसाम दूसरा। आसाम में तो खैर उसकी सरकार है, पश्चिमी बंगाल में उसे सरकार बनाने की ख्वाहिश है। तो अब ये देखिए, तमिलनाडु में असेंबली सीट है 234 और पश्चिमी बंगाल में असेंबली सीट है 294, यानी कुल 60 सीटों का फर्क है। इस हिसाब से अगर आप देखिए तो पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की आबादी में भी कुछ बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होगा। लेकिन 234 सीटों वाले तमिलनाडु में एक दिन में इलेक्शन हो रहा है और 294 वाली पश्चिमी बंगाल की असेंबली का इलेक्शन 8 स्टेजेस में, 8 चरणों में, 8 मरहलों में हो रहा है। इससे पहले भी यह आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहाँ कहीं भी बीजेपी को लगा कि मामला कुछ बहुत उसके लिए मज़ेदार नहीं है, वहाँ इलेक्शन कई स्टेजेस में हो गए और जहाँ सीधा सीधा वहाँ मामला था वहाँ हो गए। अब ये देखिए कि जब ये पूछा गया इलेक्शन कमिश्नर से कि भाई ऐसा क्यों है, आखिर यहाँ आप 8 स्टेजेस में करा रहे हैं, तो उनका बड़ा स्टैंडर्ड जवाब था कि एक तो कोरोना का मामला है। जैसे कोरोना का मामला तमिलनाडु में नहीं, हालांकि सबसे ज़्यादा केसेस वहीं हुए, लेकिन कहानी एक तो कोरोना का मामला है और दूसरे ये कि वहाँ पर हमको कई हज़ार बूथ नहीं बनाना पड़े होंगे, यकीनन उसकी ज़रूरत होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि कोरोना जो है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा है। मालूम होता है इलेक्शन कमीशन के बैग में कोरोना रखा हुआ है, जहाँ जी जाता है निकाल के बाहर कर देते हैं, जहाँ जी जाता है उसे अंदर कर देते हैं। तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, पश्चिमी बंगाल में है। खैर, वो एक आज़ाद इंस्टीट्यूशन है और उसे अपने इलेक्शन अपने तरीके से कराने का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हक़ है, कराने दीजिए। मामला ये है कि जहाँ तक पश्चिमी बंगाल का सवाल है, बीजेपी ने अपनी तमाम ताकत झोंक दी है। ताकत जब हम कहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसकी ताकत पूरा झोंक दिया है।
लेकिन 2-3 प्रॉब्लम्स हैं उसे। एक तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिन्हें आप अपशगुन कह सकते हैं। सबसे पहले तो एक वाक़या ये हुआ कि पश्चिमी बंगाल की बीजेपी की यूथ विंग की जनरल सेक्रेटरी पामेला गोस्वामी वो पकड़ी गई। उनके पास से 100 ग्राम कोकेन, जिसकी कीमत 10 लाख से लेकर 90 लाख तक बताई जाती है, हमें मालूम नहीं असल कीमत क्या होगी, लोग कहते हैं, वो पकड़ी गई। पकड़ी कैसे गई कि ये कोकेन 100 ग्राम की उनके पर्स में थी। उनका पर्स उनकी सीट के नीचे था और वो जा रही थी। और ऐसा लगता है कि ये धंधा कई दिन से चल रहा था और वो पुलिस के रडार पे थी, क्योंकि जिस दिन वो पकड़ी गई हैं उस दिन ये मालूम हुआ कि पुलिस को कहीं से ये सुनगुन मिल गई थी या बता दिया गया था कि ये श्रीमती जी कोकेन लेकर फला जगह जा रही हैं, और उन्हें बीच ही में रोक लिया गया, इसलिए वो रंगे हाथों पकड़ी गई। अब मालूम नहीं पहले से धंधा हो रहा था या क्या चक्कर है, वो तो बाद में सामने आएगा। लेकिन जब पकड़ी गई तो इनको जब लेडीज़ कांस्टेबल पकड़कर थाने की तरफ ले चली तो ये चिल्ला ये रही थी कि मुझे राकेश सिंह ने फंसाया है, मुझे राकेश सिंह ने फंसाया है। राकेश सिंह कैलाश विजयवर्गीय के ख़ास आदमी हैं और कैलाश विजयवर्गीय पश्चिमी बंगाल में बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज हैं। तो ये बार बार ये चिल्ला रही थी कि, और बंगाली में चिल्ला रही थी कि मुझे राकेश सिंह ने फंसाया है, राकेश सिंह को पकड़ो। सुनिए आप। तो अब जब ये मामला हो गया, काफ़ी इसकी वजह से सनसनी फैली हुई है बीजेपी कैंप्स के अंदर कि ऐन इलेक्शन के वक्त ऐसी कोई बात सामने आना कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय भी बहुत इस वक्त घबराए हुए हैं। इनके घबराहट की एक वजह यह है कि पहले ये समझा जाता था कि टीएमसी से जो भाग के लोग गए हैं बीजेपी में, वो शुभेंदु और दूसरे लोग, और जो पहले जो बीजेपी के लोग थे दिलीप घोष वगैरह, ये सब जो हैं ये संभाल नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को। दूसरी बात ये कि वहाँ पर बीजेपी को कोई फेस नहीं, कोई चेहरा नहीं मिल रहा है जिसको वो सामने रखें ममता बनर्जी जैसी टॉल लीडर के सामने। टॉल लीडर का मतलब उससे नहीं समझिएगा, पॉलिटिकली टॉल लीडर, उसके सामने कोई चेहरा उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने डोरे डालना चाहे सौरव गांगुली पे, और कहा जाता है कि सौरव गांगुली नीम रजामंद भी हो गए थे, उन्होंने राज़ी भी हो गए थे, लेकिन बदकिस्मती से कुछ उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए। और हार्ट प्रॉब्लम ऐसा था कि डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप इलेक्शन की सोचिए ही मत, क्योंकि वो भागदौड़ आप कर नहीं पाएंगे, आपकी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो उसके बाद अब कोई चेहरा नहीं है, और दूसरे कैडर नहीं, बीजेपी का कैडर नहीं है पश्चिमी बंगाल में, कभी नहीं था। अब और इसका पता मुझे मालूम नहीं कि ये कहाँ तक सही है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में मेरी बिरादरी के मेरे कुछ दोस्तों यानी कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि बीजेपी के खीमे में घबराहट है। इतनी घबराहट है कि अमित शाह को अपनी एक रैली कैंसिल करना पड़ी। ये कहकर कैंसिल करना पड़ी कि वो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने दिल्ली में काम है। किसान आंदोलन 3 महीने से चल रहा है। अमित शाह जी ने सिर्फ एक मीटिंग की थी किसानों से, उसके बाद कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब वो कहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, इसलिए उनको एक रैली कैंसिल करना पड़ी। कहा जाता है कि मोदी जी की भी कुछ रैलियां वहाँ कम कर दी गई। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन एक और खबर है। खबर ये है कि राकेश टिकैत ने और कुछ दूसरे किसान लीडरों ने ये कहा है कि वो जहाँ कहीं भी इलेक्शन है वहाँ वो जाएंगे। पश्चिमी बंगाल में अभी तक किसानों के एजिटेशन का वो असर नहीं था। वजह यह है कि वहाँ के किसान
जो हैं वो ज़्यादातर धान पैदा करते हैं और ज़्यादातर अपनी ज़रूरतों के लिए पैदा करते हैं, मंडी में बेचने का ज़रा कम पैदा करते हैं। इसलिए वहाँ इस आंदोलन का वो असर नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये एजिटेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है किसानों का, सारे हिंदुस्तान के किसानों को एक बात का एहसास दिन ब दिन होता जा रहा है, वो है MSP, यानी उनकी फसल खरीदने वाला उन्हें फसल के का कम से कम कितना दाम दे। वो अब उसकी ये समझ में आ रहा है कि वो जो बेच रहा था अभी तक, अगर MSP का कानून बन जाता है तो ये उसका फ़ायदा होगा। कहीं कहीं MSP का कोई सवाल ही नहीं था। यही बिहार में भी हुआ। बिहार का किसान भी बहुत छोटा किसान था, लेकिन अब आप देखिए बिहार में रैलियां होना शुरू हो गई हैं। तो अगर ये किसान लीडर पश्चिमी बंगाल जाते हैं और उसके साथ के सामने अपना दुखड़ा रखते हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं होगी। ये तो रहा पश्चिमी बंगाल का मामला। आसाम की बात हम 2 जुमलों में बात करते हैं। आसाम में अमित शाह ने और बीजेपी ने CAA शुरू किया था और वहाँ NRC के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था और वहीं ये मालूम हुआ कि सब मामला गड़बड़ा गया। 20 लाख लोगों के पास कोई कागज़ नहीं थे और उन 20 लाख लोगों में से 16 लाख नॉन मुस्लिम्स थे, हिंदू थे, आदिवासी थे और दूसरे लोग थे। अब आसाम में CAA के बारे में बहुत गुस्सा है, इसीलिए मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, आज दोहरा रहा हूँ। मेरा चैलेंज है, अमित शाह हो या कोई और लीडर हो बीजेपी का, आसाम में या बंगाल में CAA का नाम नहीं ले सकते। 2 वजहों से। एक तो CAA में घपले हुए थे जिससे लोग खपा हैं। दूसरे, अगर उन्होंने CAA का नाम लिया तो ये जान लें कि अमेरिका में इस बार जो बाइडेन सरकार है और वो CAA के बारे में एक स्टैंड रखती है जो हमारी बीजेपी लीडरशिप को मालूम है। तो दोस्तों, इंतज़ार करते हैं इलेक्शन का और इलेक्शन के 8 खंडों का, और बीच में आपसे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। हसन कमाल, आज़म साहब और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।